अच्छा मेरा बेटा, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है जिसको हम लोगों ने रिवाइज करना है और लेके चलना है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है। अगर आप सिम बोर्ड के अंदर देखोगे तो ये पूरा एक ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14 के नाम से है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर आप देखोगे तो ये दो अलग चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग होता है। बहरहाल, हमने इसमें पढ़ना क्या है, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। हमने इसमें जो करंट का कॉन्सेप्ट है विद द मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है विद द करंट, इसको मिला के पढ़ेंगे कि करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका वाइस वर्सा होगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड के मदद से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है। ठीक है, चल देखो भाई, हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ना, जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था, चार्जेस वो होते हैं जिनके ऊपर पोलैरिटीज होती हैं पॉजिटिव या नेगेटिव। और वो कैसे आती है, हमने देखा था कि कुछ चार्जेस नेचुरली अकरिंग होते हैं और जो कुछ चार्जेस होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम चार्जेस की दो और कैटेगराइजेशन देखते हैं। हमारे पास चार्जेस जो है ना वो दो तरह के, एक को हम कहते हैं हमारे पास कहलाता है वो स्टैटिक चार्ज, और एक को हम कहते हैं हमारे पास कहलाता है वो जनाबे वाला डायनामिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो रेस्ट में होता है। ठीक है। स्टैटिक चार्ज आपके पास कोई भी ऐसा चार्ज है जो बेसिकली क्या होगा, रेस्ट में होगा। डायनामिक चार्ज से मुराद कोई भी ऐसा चार्ज है जो बेसिकली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूविंग चार्ज भी कह सकते हो इसे आप। ठीक है। रेस्ट चार्ज के पास एक अदद फील्ड होती है जिसको हम कहा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। एक फील्ड होती है जिसे हम क्या का नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। जो मूविंग चार्ज होता है जनाब, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही है क्योंकि ये एक चार्ज है, और हर चार्ज के सराउंडिंग में एक अदद फील्ड होती है। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। और इसके साथ साथ इसके पास एक और चीज होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा होगा तो उसके सराउंडिंग में एक अदद मैग्नेटिक फील्ड भी होगी इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इस तरीके से जहन में रख सकते हैं कि आपके पास कोई भी जो चार्ज है, जैसे ये एक चार्ज है, जैसे हम एक प्रॉपर्टी के तौर पे लेके चलते हैं ना, अगर ये एक चार्ज है तो इस चार्ज के सराउंडिंग में हमारे पास एक अदद इस तरीके से फील्ड होती है। शायद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बात डिस्कस की थी कि एक चार्ज के सराउंडिंग में एक अदद क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद होती है वो हिस्सा, वो रीजन सराउंडिंग द सोर्स चार्ज जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अपने ऊपर एक अदद ताकत लगती हुई महसूस कर रहा होगा। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि उसकी सराउंडिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बिल्कुल ऐसी जैसे हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास एक कोई मैग्नेट है और बार मैग्नेट है, यानी कि एक नॉर्थ पोल है उसका एक साउथ पोल है, तो इसके सराउंडिंग में एक अदद मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा या कोई मैग्नेटिक नेचर वाला ऑब्जेक्ट आएगा तो वो अपने ऊपर एक ताकत लगते हुए महसूस कर रहा होगा। ये प्रॉपर्टी है किसी मैग्नेट की। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जो भी कोई मूविंग चार्ज होगा, मूविंग चार्ज के पास इन एडिशन टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक तरह की ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, चाहे मूविंग जैसा मर्जी हो, मतलब चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, चाहे वो एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा हो या एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, दोनों केस के अंदर हम ये कहेंगे ये बेसिकली ये वाला सीन था। ठीक है। यानी कि हमें दो चीजें पता चल गई। पहली चीज ये कि कोई भी जो स्टैटिक चार्ज होगा उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायनामिक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक अदद क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो हम बार बार बातें करेंगे ना वो ये सबसे हमारे पास इसमें जो बिल्कुल पहला कॉन्सेप्ट आता है ना, पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपके पास जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में, अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग से क्या मुराद है अभी समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में एक अदद मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्या मतलब है सर, क्या रीजन है इसका, अभी अभी समझते हैं। देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, मान लो ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं
जो कि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जाहिर है ऐसे क्यों मूव कर रहे हो, क्योंकि आपने कोई बैटरी कनेक्ट करी होगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होगा और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होगा। तो हम कहेंगे यार ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो जनाब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल होती है। किस फॉर्म में होती है जनाब? वो होती है सर्कल की फॉर्म में होती है, ठीक है, वो सर्कल की फॉर्म में होती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब सवाल आता है सर करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? तो भाई करंट क्या चीज होता है? करंट बेसिकली आपके पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि करंट, अगर हम कहते हैं ना करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब चार्जेस कैसे हैं? मूविंग चार्जेस हैं, डायनामिक चार्जेस हैं। और डायनामिक चार्जेस के सराउंडिंग में क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि आपने पूरी बात बता दी कि करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हमें पता है आई इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाई टी होता है। ये सब बातें तो हमें पता है। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये भी हमें पता चल गया। तो सर आप ये भी तो लिखे ना कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, क्योंकि आपने कहा था कि जो भी कोई मूविंग चार्ज होता है उस मूविंग चार्ज के सराउंडिंग में तो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होगा। ये मैंने लिख के इसलिए काटा है ताकि आप लोगों को याद रहे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अब इसका रीजन चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। देखो सराउंडिंग का पहले मतलब समझ लो। सराउंडिंग से मुराद ये जो पॉइंट ए है ना, ये सराउंडिंग में है, ये पॉइंट बी सराउंडिंग में, ये पॉइंट एक्स सराउंडिंग में। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट बना रहा हूँ ना, पॉइंट ओ, तो बेटे ये पॉइंट ओ दिस इज नॉट सराउंडिंग, ये कहलाएगा इनसाइड द कंडक्टर। पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि सराउंडिंग क्या होती है और इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है। तो बहरहाल बात क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव लगी हुई नजर आ रही है ना, कि जो उसमें आप कह रहे हो कि यार एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर स्टैब्लिश हुई है। कहाँ पे? कंडक्टर के अंदर स्टैब्लिश हुई है, कंडक्टर के सराउंडिंग में नहीं है। खुद सोचो, एक कॉमन सेंस है, अगर करंट कंडक्टर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो जो कोई तार है उस तार के सराउंडिंग में भी करंट आ रहा होता। ऐसा तो नहीं होता। हमारे पास कोई तार होता है जिससे हमारा मोबाइल चार्ज होता है, बैटरी चार्ज हो रही है, कोई भी चीज चार्ज हो रही है, अगर मैं उस तार को होल्ड करूंगा तो मुझे तो कभी भी उस पर करंट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। हाँ, हाँ, उसके ऊपर अगर मैं डायरेक्ट तार को छूंगा ना, तार को हाथ लगाऊंगा, तब तो मुझे करंट लग रहा होगा। लेकिन सराउंडिंग में ऐसे हाथ घुमाने पे मुझे कोई करंट महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस वॉज द रीजन करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में सिर्फ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये किस तरह से होती है? ये होती है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल किस तरह से डिजाइन करते हैं ये भी देख लो जरा। मान लो ये मेरे पास एक अदद करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। तो आपने क्या करना है, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है ना, वो होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड का थंब रूल। आपने क्या करना है, आपने अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है। जब आप अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखोगे ना, तो अल्टीमेटली आपको ये इस तरीके से एक अदद सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बकायदा नजर आएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा जनाबे वाला कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इसके सराउंडिंग में हमारे पास एक अदद क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती सराउंडिंग में, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होती है? सर्कुलर फॉर्म में होती है। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपका जो थंब है आपने उस थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अल्टीमेटली जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं, घूमती हुई फिंगर्स हैं, they will basically represent the direction of magnetic field at a particular point। ठीक हो गया? अच्छा, इसी तरीके से अब यहीं पे हमारे पास ना एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है और वो भी जरा समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये मान लो अगर मेरे पास इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये मेरे पास सराउंडिंग के अंदर एक अदद क्या आ रहा है? सराउंडिंग के अंदर मेरे पास ये अदद मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है जो मुझे मेरे राइट हैंड ने बता दिया। अब इसमें अगर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
तो मुझे पता है ना कि ये पूरी की पूरी मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैं कहूंगा पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर मैं दोनों पॉइंट के ऊपर कोई मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट रखता हूँ, मैग्नेटिक नेचर के ऑब्जेक्ट से मुराद होती है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखता है? यानी कि उसके ऊपर मैग्नेट अपनी फोर्स लगा सकता है। भाई जैसे मैं प्लास्टिक रख दूंगा तो कुछ पता नहीं चलेगा ना। हाँ, अगर मैं कोई कील का टुकड़ा रखता हूँ, कोई चाबी का टुकड़ा रखता हूँ, कोई आयरन का पीस रखता हूँ, कोई निकल का पीस रखता हूँ, ऐसी कोई भी चीज जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है उसको मैग्नेटिक नेचर का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर मैं मैग्नेटिक नेचर का कोई ऑब्जेक्ट ए पे रखता हूँ और मैग्नेटिक नेचर का कोई ऑब्जेक्ट बी पे रखता हूँ, तो मुझे ये चीज वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि ए और बी पे लगने वाली फोर्स एक बराबर नहीं होगी। ए पॉइंट पे फोर्स ज्यादा होगी और बी पॉइंट पे फोर्स कम होगी, यही हमारे जहनों में भी आ रहा था। और ऐसा इसलिए होगा कि ए पॉइंट नजदीक है या ए पॉइंट ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू द बी पॉइंट। बी पॉइंट के मुकाबले में ए पॉइंट करंट कैरिंग कंडक्टर से ज्यादा नजदीक है और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स है। ये चीज कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था। अगर मैं रिवाइज करा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ये बात हुई थी कि एक सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। अब इसके ऊपर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है पॉइंट ए और यहाँ कोई पॉइंट है पॉइंट बी। तो हमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा था कि ए पॉइंट पे लगने वाली फोर्स ज्यादा है और बी पॉइंट पे लगने वाली फोर्स क्या है, कम है। तो आपने कहा था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज force experienced by a unit positive charge at a particular point in the given electrical field। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल यही हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को आपकी किताब वाले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहेंगे। हालांकि जब आप बड़े हो जाओगे इंशाल्लाह तो पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग चीजें होती हैं। इसी को बहरहाल आपकी किताब वाले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। और इसी को जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना जनाबे वाला अभी हम देखते हैं तो पता चल जाएगा मजीद। बहरहाल आपकी किताब वाले इसको ऐसे ऐसे कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किससे होती है? बी से होती है। और यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे हो रही थी? ई से हो रही थी। ये इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी हमने। अब जो मुकाम और जो हैसियत इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, वही मुकाम वही हैसियत मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की इसके अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इसकी हमने यूनिट भी पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम। इसकी तो यूनिट साथ साथ आती जाएंगी। वैसे जो इसकी मशहूर तरीन यूनिट है वो टेस्ला है या वेबर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास इसकी यूनिट्स हुआ करती हैंगी। तो अभी तक चैप्टर बकायदा शुरू नहीं हुआ, अभी हम बेसिक पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमें नजर भी आ रहा है। ठीक है बेटे, हमें यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है और उस फील्ड के अंदर डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जो ए पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही होगी, यानी कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। इसी तरह से बी पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रही होगी, वो भी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल होगी। अब अगर मैं इसी चीज को ऊपर से देखता हूँ, मतलब ऊपर से देखने से मुराद ये, अगर मैं ये मान लो ये आई है और मैं इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब मैं इसे ऑब्जर्व ऊपर से ऑब्जर्व करूंगा तो देखो करंट ऐसे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ऊपर से ऑब्जर्व करने का मतलब है कि ये ऐसे करंट मुझे बाहर आता हुआ नजर आ रहा होगा। डॉट का मतलब क्या होता है कि करंट इज बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। और जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो इस तरह से मुझे बनी हुई नजर आ रही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से बनी हुई दिख रही होगी, ठीक है। और मसला ये है कि ये देखो, ये तो मैंने बना दी ना, एक एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल भी आपको नजर आएगा, मतलब ऐसे नजर आ रही होगी। ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है। ये एक के अंदर दूसरा सर्कल,
फिर इसमें मतलब इसमें इस तरह तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, आप जितने पॉइंट्स लेते जाओगे उतने उतने सर्कल आपके बनते जा रहे होंगे। अब इसके अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, और वो चीज आपको ये नजर आ रही है कि जितने भी आपके सर्कल है ना, ये बेसिकली कैसे हैं, दे ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कैसे सर्कल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि जिनका जो सेंटर होता है ना वो कॉमन होता है, हैविंग अ कॉमन सेंटर। यानी कि ये हमारे पास जो है ना बेसिकली क्या सूरत हाल है, हमें ये समझ में आ रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली किस फॉर्म के अंदर है, वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। और कैसे सर्कल है, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है हमारे पास, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। अच्छा, अब हमारे पास आगे का कहानी है, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या हो गया, हैविंग कॉमन सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी के अंदर हमारे पास कुछ बेसिक्स और हैं, वो भी जरा देख लेते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बार मैग्नेट। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बार मैग्नेट होता है, इससे बेसिकली आपके पास, इसको इस तरह से देखते हैं, नॉर्थ पोल से हमारे पास जो फ्लक्स होता है ना वो ऐसे इमिट आउट हो रहा होता है, यानी कि फ्लक्स ऐसे आउटवर्ड जाता है। जबकि जो साउथ पोल होता है ना, इसके अंदर फ्लक्स ऐसे दाखिल हो रहा होता है, यानी कि साउथ साइड से फ्लक्स इंटर हो रहा होता है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है हमारे पास। ये यानी कि फ्लक्स आपके पास कहां से कहां मूव करता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इसके अंदर एक चीज और क्लियर कर लें, क्या, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये जो मैंने ग्रीन से बना के दिखाई, जाहिर सी बात है ये इमेजिनरी होती हैं, इन एक्चुअल ऐसी लाइंस नहीं होती। ये अपना फोर्स का कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कराने के लिए हम लोग पढ़ते हैं या बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, याद रखना ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है ना, ये कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती। कंटिन्यूस से मुराद ये होती है कि इनमें दरमियान में कोई ब्रेक नहीं आता, टूटती नहीं है ये। इसका मतलब ये लाइंस ऐसे विद इन द बार मैग्नेट भी कंटिन्यूड है। मतलब इसको इस तरह से समझ लीजिए आप, कि अगर आप इस बार मैग्नेट के अंदर कोई एक कैविटी प्रोड्यूस करते हो ना, कोई एक होल प्रोड्यूस करते हो, और उसके अंदर आप कोई कंपस ला के रखते हो। कंपस बेसिकली वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से आपको ये पता चलता है कि आया इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं। जैसे हम लोग कंपस यूज करते हैं ना खाने काबा की लोकेशन देखने के लिए, या हम यूज करते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल देखने के लिए। तो वो बेसिकली अर्थ चूंकि खुद एक बड़े से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए कंपस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन करने के बाद बताता है कि हाँ भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये बताने अगर आप इसके अंदर एक कैविटी प्रोड्यूस करो, और कैविटी मतलब एक छोटा सा होल करो, और उसके अंदर आप कंपस रखो, तो उसकी मैग्नेटिक निडल भी इस तरीके से पॉइंट करेगी, जो कि ये बात शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद इन द बार मैग्नेट भी एग्जिस्ट करती हैंगी। और इनसाइड द बार मैग्नेट अगर आप नोट करो, इनसाइड द बार मैग्नेट अगर आप देखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास कहां से कहां जाती हुई नजर आ रही हैं। इनसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहां से कहां जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। आउटसाइड द बार मैग्नेट कहां से कहां जा रही थी, नॉर्थ से साउथ जा रही थी। अब ये भी एक आपका एक एमसीक्यू है। देखो अगर आपका एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती हैं, तो जनाब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो आपसे, अगर उसने ये नहीं बताया ना, ये नहीं पूछा कि इनसाइड पूछ रहा है या आउटसाइड, तो इसका मतलब हमेशा आउटसाइड की बात करोगे। इनसाइड बोलेगा तो वो आपसे बताएगा, ठीक है। तो जनाब ये थोड़ी सी बेसिक थी हमारे पास, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, और साथ साथ इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत तफसीली टॉपिक है, लेकिन जाहिर सी बात है हमने सिर्फ उतना ही देखना है जितना हमारे मतलब का है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के अंदर बेसिकली, तो उसको उसी तरीके से हम लोग लेते हुए चलते हैं। अब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यार अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज, कैसा चार्ज, मूविंग चार्ज, कोई भी एक चार्ज मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से क्या मुराद होती है कि आपने कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाया हुआ है, जाहिर सी बात है। अगर मैं लेट से अगर मैं इस जगह पे कोई एक नॉर्थ पोल रख दूं कि भाई ये आज के बाद मिसाल के तौर पे इधर मेरे पास कोई एक नॉर्थ पोल है, और इसी तरह से अगर मैं इधर कोई एक साउथ पोल क्रिएट कर दूं, ये मान लो आज के बाद मेरे पास क्या है, ये लेट से मेरे पास एक साउथ पोल है, तो होगा क्या कि मेरे पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे यहाँ पे मेरे पास
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ना जनाब वो यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है, हमें पता है ना ये बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो ये बेसिकली जो होगा ना, इसको हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से शो कर रहे होंगे। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अगर आपके पास कोई भी चार्ज मूव करता हुआ किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है उसमें इंटर होता है, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी। क्यों इंटरेक्ट करेंगी और दो मैग्नेटिक फील्ड्स कौन सी इंटरेक्ट करेंगी वो भी समझ लो जरा। देखो, जब आपके पास एक मूविंग चार्ज है, जब चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है, तो एक तो फील्ड होगी जिसको मैं कह सकता हूँ कि डायनामिक चार्ज की फील्ड है। ऐसे ही है ना भाई, एक हमारे पास कौन सी फील्ड है, डायनामिक चार्ज की फील्ड है। और दूसरा कौन सी होगी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। जाहिर है आपने अप्लाई करी हुई है नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बार मैग्नेट। अच्छा, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किसी और तरह से भी ला सकते हो, जरूरी नहीं आप नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बार मैग्नेट ही लगाओगे। पर बताने का मकसद ये था कि जब कभी भी कोई चार्ज मूव करता हुआ किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो अल्टीमेटली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर इसी फोर्स का मैं वेक्टर फॉर्मूला लिखूंगा तो दिस विल बी F इक्वल्स क्यू इंटू वी क्रॉस ऑफ बी। ये बन जाएगी हमारे पास, दिस इज द फील्ड जो इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी। अब ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, आपको नजर आ रहा है क्यू से मुराद वो चार्ज है जो इसमें दाखिल हुआ था, वी से मुराद स्पीड ऑफ द चार्ज है, बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब, मैं मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई हुई हुई है, दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो चार्ज है ना, आपका चार्ज इस डायरेक्शन में इंटर हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज जो कि फील्ड में इंटर हो रहा है। तो अल्टीमेटली v क्रॉस b से मुराद ये एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन v क्रॉस b, जो हमने यहाँ लिखा भी होता है ना, F इक्वल्स q इंटू वी क्रॉस b। अब इसमें जो जो MCQ है ना वो समझते जाओ। सबसे पहली चीज आपसे ये होता है कि व्हेन विल फोर्स इक्वल जीरो। सबसे पहली चीज आपको ये बतानी होती है कि जनाब आपके पास ना इसके अंदर फोर्स जीरो कब होगा। तो देखो, आपको ये चीज पता चल रही है कि F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। देखो भाई, अब फोर्स जीरो करने के लिए एक चीज या तो चार्ज जीरो हो जाए, या वी जीरो हो जाए, या बी जीरो हो जाए, या साइन थीटा जीरो हो जाए। बारी बारी सबका मतलब देख लो। देखो, अगर चार्ज जीरो है ना, इसका मतलब ये है कि आपने कोई चार्ज लेस यानी कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दिया। इसका सवाल एग्जामिनर आपसे अक्सर ऐसे पूछेगा, यार अगर आप कोई न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट कर दो, अगर आप कोई एटम प्रोजेक्ट कर दो, अगर आप कोई फोटोन प्रोजेक्ट कर दो, याद रखना न्यूक्लियस एटम का जो होता है वो चार्जलेस नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन चार्जलेस नहीं होता, प्रोटॉन चार्जलेस नहीं होता, पॉजिट्रॉन चार्जलेस नहीं होता, अल्फा पार्टिकल चार्जलेस नहीं होते। न्यूट्रल पार्टिकल से क्या मुराद है, आपने कोई एटम प्रोजेक्ट कर दिया, एटम चार्जलेस होता है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर वो होगा तो वो आइन कहलाएगा। इसी तरह से आपने कोई फोटोन प्रोजेक्ट कर दिया, और इसी तरह से आपने कोई न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट कर दिया, ये सारे चार्जलेस पार्टिकल हैं, इनके ऊपर लगने वाली फोर्स डायरेक्टली आप बता दोगे क्या आ रही है, जीरो। इसी तरह से एक चीज हो गया v इक्वल जीरो। v इक्वल जीरो का मतलब ये है कि आपके पास मूविंग चार्ज नहीं है, आपका चार्ज कैसा है, स्टेशनरी चार्ज। या आप कहते हो b इक्वल जीरो। b इक्वल जीरो का मतलब ये है कि नो अप्लाइड फील्ड इज देयर। देखो, आपको स्टार्ट में यही बात मैंने बताई थी कि जो फोर्स है F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा वाली, ये फोर्स आ कहां से रही है, ये फोर्स दो मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से आ रही है। अगर जो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगी तो अल्टीमेटली वो फोर्स ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो दोनों कंडीशन है ना, ये दोनों कंडीशन बेसिकली एक ही चीज है। क्या भाई, अगर आपने चार्ज स्टेशनरी कर दिया इसका मतलब आप डायनामिक चार्ज की फील्ड खत्म कर रहे हो। अगर आपने नो अप्लाइड फील्ड रखी, मतलब आपने अप्लाइड फील्ड हटा दी, अगर आपने अप्लाइड फील्ड हटा दी तो आपने फिर बी खत्म कर दिया। दोनों में से कोई भी फील्ड खत्म होगी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तीसरा और आखिरी चीज ये होता है कि आप साइन थीटा को जीरो कर दो। देखो, साइन थीटा इक्वल जीरो करने के बाद दो कंडीशन है, एक है थीटा इक्वल 0 डिग्री, दूसरा है थीटा इक्वल 180 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री के अंदर भी आपके पास जो साइन थीटा है वो बेसिकली जीरो आएगा, यहाँ पे भी आपके पास साइन 180 भी क्या होता है, जीरो आता है। यानी कि अगर आपने कोई भी चार्ज प्रोजेक्ट करा है पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, if any charge is projected parallel to the applied magnetic field or a charge is projected anti-parallel to the applied magnetic field, इन दोनों केस के अंदर हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो जीरो एक्ट कर रही होगी। यानी कि मिसाल के तौर पे इफ
हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस तरीके की डायरेक्शन के अंदर है, लेट्स से इफ दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अंदर ये हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम कोई भी एक चार्ज प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से, ये एक चार्ज है विद सम वेलोसिटी v1, तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई? क्योंकि वो जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, ये वाली जो फोर्स होती है, ये डेविएटिंग फोर्स होती है। डेविएटिंग फोर्स से क्या मुराद होती है? जो इस चार्ज का रास्ता चेंज कर दे, जो इस चार्ज को डेविएट करा दे, आगे पीछे कर दे, वो नहीं एक्ट कर रही होगी। अल्टीमेटली अगर आपने किसी चार्ज को इस तरीके से थ्रो कर दिया विद सम वेलोसिटी v2, अब ये देखो, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ इसका एंगल कितना है? 180 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब इस वाले चार्ज के ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। आप बोलोगे F इक्वल 0, और ये वाला जो चार्ज है ये भी कैसे मूव करेगा? दिस चार्ज विल आल्सो कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि हमने पहली चीज तो ये देख ली क्या, कि अगर इफ अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड, अगर आपने चार्ज को प्रोजेक्ट करा पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने चार्ज को प्रोजेक्ट करा कैसे? पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को प्रोजेक्ट करा, इस केस के अंदर हमारे पास होगा क्या? कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। चार्ज कोई डेविएशन सफर नहीं करेगा, चार्ज कोई आगे पीछे नहीं होगा, चार्ज सीधा सीधा जाएगा विदाउट सफरिंग एनी काइंड ऑफ डेविएशन। अब हमारे पास एक और केस आता है एंड दैट इज द केस ऑफ थीटा इक्वल 90 डिग्री। यानी कि क्या होगा? अगर मैं चार्ज को, इफ द चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं चार्ज को परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड फेंक, अच्छा अगला जो हमारे पास केस है दैट इज, अगर आप चार्ज को प्रोजेक्ट करो, इफ द चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से मुराद क्या है? कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास जो चार्ज आ रहा है, चार्ज आपके पास इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। अब क्या होगा? अब अल्टीमेटली आपके पास फोर्स एक्ट करना शुरू करेगी इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये देख लो, फोर्स जीरो नहीं होगी बल्कि फोर्स मैक्सिमम होगी। क्यों? F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है। और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमारे पास कैसा होता है? मैक्सिमम पॉजिटिव होता है एट 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर याद होगा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, साइन 90 डिग्री कितना होता है हमारे पास? +1 होता है, which means F will be maximum and this will be equal to QVB। ये जो फोर्स एक्ट करेगी, ये फोर्स इस चार्ज को सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगी। दिस फोर्स विल टेंड टू मूव द चार्ज इन अ सर्कल। ये कैसे घुमाएगी चार्ज को? एक अदद सर्कल में। अच्छा, कैसे निकाल सकते हैं आप इसका डायरेक्शन? जैसे हमने सीखा था वेक्टर्स के अंदर, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। देखो मैं उसी तरीके से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। F इक्वल्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। राइट हैंड रूल हमने देखा था वेक्टर्स के अंदर कि आपका जो सीधा हाथ है उसको आपने रखना है पहले वेक्टर पे। तो अगर आप सीधा हाथ अपने पहले वेक्टर पे रखोगे और फिंगर्स को बी की तरफ कर्ल करोगे, फिंगर्स को कहाँ कर्ल करोगे? बी की तरफ, इस एरो की तरह कर्ल करोगे, अल्टीमेटली आपको नजर आएगा कि आपका जो थंब है ना वो इन साइड पॉइंट कर रहा है। आपका जो थंब है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है? इन साइड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इनटू द प्लेन पॉइंट कर रहा है, इन साइड पॉइंट कर रहा है। कैसे? देखो, आपका जो सीधा हाथ है आपने उसको रखना है पहले वेक्टर पे, और वी फॉर वेलोसिटी इज द फर्स्ट वेक्टर। इस तरह से कि आपकी फिंगर्स वी की डायरेक्शन के अलोंग आ जाए, और आपने क्या करना है? अपने फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर देना है। जब कर्ल करोगे, बंद करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो थंब है वो इनसाइड द स्क्रीन पॉइंट कर रहा होगा, जिसका मतलब इसमें जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कहाँ एक्ट कर रही है? इनसाइड द प्लेन। ये हमारे पास फोर्स है, और इसको कैसे मूव करने की कोशिश करेगी? इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल मूव करने की कोशिश कर रहा होगा। यानी कि दो मेजर चीजें हमने देख ली, थीटा 0 डिग्री या थीटा 180 डिग्री, charge will continue to move in a straight line, no deviation, no deflection. Theta equal 90 degree, ultimately charge will do what? Charge will move in a circle.
अब कभी कभार एक और केस भी हो सकता है, और वो एक और केस क्या हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास जो चार्ज है वो चार्ज कुछ इस तरह से इंटर हो जाए। अब चार्ज ऐसे इंटर हो रहा है, अब ये जो चार्ज ऐसे इंटर हो रहा है ना वी वेलोसिटी के साथ मेकिंग सम एंगल थीटा। अब ये जो है ना ये ना तो इसके पैरेलल है वेलोसिटी, ना इसके परपेंडिकुलर है, ना एंटी पैरेलल है। पहले जब पैरेलल एंटी पैरेलल थी तो टोटल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, जब परपेंडिकुलर थी तो टोटल सर्कल में जा रहा था। अब तो दोनों ही नहीं है, आप क्या करोगे, आप इसके कंपोनेंट्स बनाओगे। एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, इसको मैं कह रहा हूँ वी पैरेलल इज वी कॉस थीटा, पैरेलल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। इसी तरह एक कंपोनेंट यहाँ पे ये बन जाएगा, दिस इज वी परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया, दिस इज वी परपेंडिकुलर, और इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, वी साइन थीटा। यानी कि आपने यहाँ से एक चीज नोट कर ली कि आपके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक वी पैरेलल कंपोनेंट है आपका, और एक आपका वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब आप नोट करो, जो वी पैरेलल कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। वी पैरेलल वाला, वी पैरेलल वाला ऊपर वाला, सॉरी, वी पैरेलल वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। ये नजर आ रहा है कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि वी परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब हमें पता है जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो मूव कराता है चार्ज को इन अ स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर वाला मूव कराता है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब मसला ये कि इसके पास दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब जब दोनों कंपोनेंट्स होंगे ना इस केस के अंदर, यहाँ पे आपके पास होती है सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू मोशंस। सुपर इम्पोजिशन से क्या मुराद है, जैसा प्रोजेक्टाइल में होता है, प्रोजेक्टाइल में आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो आगे भी चलता है ऊपर भी जाता है, आगे भी चलता है नीचे भी आता है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसको सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। यही काम यहाँ पे होगा, और अल्टीमेटली आपका जो चार्ज है ना वो स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा और सर्कल में भी मूव करेगा। नतीजे में आपका चार्ज कुछ इस तरह से मूव करता हुआ चल रहा होगा। आपका जो चार्ज है ना इट विल कंटिन्यू टू मूव लाइक दिस, ये चार्ज ऐसे मूव करेगा, यानी कि ये आगे भी जा रहा है और सर्कल में भी घूम रहा है। इसको हम कहते हैं हेलिकल ज्योमेट्री, या इसको हम हेलिक्स भी कहते हैं, इसको हम हेलिक्स ज्योमेट्री भी कहते हैं, हेलिकल भी कहते हैं, या स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक हो गया, आपके पास इस तरीके से चार्ज मूव करता है हेलिक्स बनाता हुआ। तो अक्सर ये सवाल आपसे पूछता है कि अगर चार्ज का जो फायरिंग एंगल है वो थीटा 0 और 180 डिग्री के दरमियान में लाई कर रहा है, या आप इसको यूं भी कह सकते हो 180 अगर थोड़ा मुश्किल हो रहा है समझने में, तो अगर थीटा 0 या 90 डिग्री के दरमियान में लाई कर रहा है, इस केस के अंदर चार्ज कैसे मूव करेगा, हेलिक्स बनाता हुआ मूव करेगा, या एक अदद स्प्रिंग लाइक ज्योमेट्री के अंदर मूव कर रहा हो। ये बेसिकली हमारे पास पूरा गेम था, ठीक है। इस तरीके से भी मूवमेंट हो जाती है हमारे पास। अब इसी के अंदर, अब देखो अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ, अब मुझे ये चीज पता है कि जो मेरे पास यहाँ पे फोर्स है F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा वाली फोर्स, ये फोर्स इस चार्ज को सर्कल में घुमा रही है, ऐसे ही ना भाई, ये फोर्स चार्ज को सर्कल में घुमा रही है भाई। अभी तो हमने बात की थी F इक्वल्स क्यू बी साइन थीटा वाली फोर्स चार्ज को क्या कर रही है, सर्कल में घुमा रही है। सर्कल में क्यों घुमा रही है भाई, सर्कल में इसलिए घुमा रही है क्योंकि बेसिकली आपके पास हो गया रहा है, चार्ज सर्कल में क्यों घूम रहा है, अगर ये फोर्स एक्ट ना करे तो क्या चार्ज सर्कल में घूमेगा, कभी भी नहीं घूमेगा, चार्ज तो सीधे सीधे आगे चलता रहेगा। चार्ज सर्कल में घूमी इस फोर्स की वजह से रहा है, तो मैं कहूंगा ये वाली जो फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है ना इक्वल्स क्यू बी साइन थीटा वाली फोर्स, ये फोर्स एक्ट कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स से मुराद होती है वो फोर्स जो चार्ज को सर्कल में घुमाने की जिम्मेदार होती है। फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैंने यहाँ वी परपेंडिकुलर लिखा है, वी नहीं लिखा, वजह यह है कि वी के हैं दो कंपोनेंट्स, एक वी परपेंडिकुलर है और एक वी पैरेलल है। इसमें से सर्कल में घुमाने वाला कंपोनेंट कौन सा है, या सर्कल में मूव कराने का जिम्मेदार कंपोनेंट कौन सा है। तो हमें पता है ये बात भाई, ये फोर्स सर्कल में घुमाती है बॉडी को, और वी परपेंडिकुलर वो कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अ सर्कल। तो वही चीज हो गई हमारे पास ये। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वेट कर दूंगा, ये बन जाएगा जनाब क्यू वी बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब जब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनता है, वी परपेंडिकुलर को अगर हम ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब
सीधे हाथ पे मुझे v sin थीटा 2 दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक v sin थीटा से आपने एक v sin थीटा कैंसिल कर दिया, यानी कि r विल बी इक्वल टू mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb. दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस. रेडियस से क्या मुराद है भाई, जाहिर सी बात है ये जो सर्कल बना रहा है इस सर्कल का कोई ना कोई यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका कोई ना कोई रेडियस भी तो होगा. ये रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, आर इक्वल्स एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी. एम से मुराद मास है, वी से मुराद स्पीड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्यू से मुराद हमारे पास चार्ज है, बी से मुराद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड. ठीक हो गया. तो ये था हमारे पास. अच्छा, इसमें कुछ चीजें और समझने वाली होती हैं जो न्यूमेरिकल में काम आती हैं. एक चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, साइन का फर्क होता है बस, एक प्लस है एक माइनस है. 1.6 पावर माइनस 19 कूलम. अच्छा, यही चार्ज जो होता है वो पॉजिट्रॉन पे भी होता है, याद रखिएगा. हाँ, मास का फर्क होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, जबकि मास ऑफ पॉजिट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है. मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर तकरीबन 1800 का फर्क होता है, मास ऑफ प्रोटॉन 1800 टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास के मुकाबले. इसी तरह से जो आपके पास वो है, जिसे कहना चाहिए चार्ज ऑन एल्फा पार्टिकल है. एल्फा पार्टिकल बेसिकली आपके हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, दैट इज 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन. सिमिलरली जो मास ऑफ एल्फा पार्टिकल होता है दैट इज बेसिकली 4 टाइम्स द मास ऑन प्रोटॉन. ये कुछ चीजें. अच्छा, इसके बाद ये मतलब ये जो टॉपिक है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला टॉपिक हुआ है. इसके अंदर जो इसके एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर एक 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 × 10⁵ वोल्ट्स वाला, वो लास्ट में अटेंड करना है. साथ साथ इसके जितने सिंटेक्स बोर्ड के अंदर पास पेपर्स के अंदर जो पास 20 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आए हैं वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है. तो ये हमारा पहला टॉपिक था जनाब. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक. यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सबको सारी चीजें क्लियर होंगी. चलो आगे देखो जरा. अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. पहले आपके पास क्या सीन था, पहले आपके पास था फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, कि जैसे कोई मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर जो फिनोमेनाज होते हैं वो हमने देखे. अब अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसको आपने किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया. ये कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है मिसाल के तौर पे, ठीक है. अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से मुराद ये है कि आपने ऐसे कोई एक अदद फील्ड अप्लाई करी हुई है और आपने क्या करा, अल्टीमेटली इस फील्ड के अंदर अपना करंट कैरिंग कंडक्टर लाके रख दिया, ठीक है. ये करंट कैरिंग कंडक्टर था आपका, करंट ऐसे ऊपर जा रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी आपकी अप्लाई. अब देखो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा कि आपके पास में दो फील्ड्स इंटरेक्ट कर रही हैं. एक कौन सी है, एक आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर की फील्ड है और दूसरी आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. ये दो फील्ड्स आपकी इंटरेक्ट कर रही हैं. जब दो फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो अल्टीमेटली इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स क्यू वी बी साइन थीटा. इसको हम थोड़ा सा मेकअप करते हैं इसी चीज का, तो ये बन जाता है F इक्वल्स बिल साइन थीटा. बी से मुराद हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, आई से मुराद करंट है, एल से मुराद द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर. इसकी जो भी लेंथ होगी ना वो बेसिकली आपकी एल है. और थीटा से मुराद यहाँ पे होती है एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस या वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो ये चीज बन जाएगी I इंटू एल क्रॉस ऑफ बी, वही चीज बन गई है उठ के हमारे पास, ठीक है. एल से मुराद क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस. सर अभी तो आपने कहा था कि ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, बिल्कुल मैं अपनी बात पे कायम हूँ भाई. जो चार्जेस आपके डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करेंगे, डिस्प्लेस होंगे चार्जेस आपके, दायरे चार्जेस आपके इस वाले पॉइंट से जब इस वाले पॉइंट तक जाएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी. और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर होगी. बस सिर्फ आपने डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है. और बी से मुराद तो हमें पता ही है क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ये है जनाब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. इसके बाद ये हमारे पास जो टॉपिक आता है वो ये होता है टॉर्क या मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल. अभी तो करंट कैरिंग कंडक्टर था ना, अब इन्हीं करंट कैरिंग
कंडक्टर से हट के आपने एक अदद क्या डिजाइन कर ली, एक अपने कॉइल डिजाइन कर ली। मतलब समझना जरा, सपोज करो कि मेरे पास एक अदद है कॉइल, ठीक है, और इस कॉइल को मैंने एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ठीक है, ये एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। जाहिर है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली ये बता रही है, इस तरीके से है ये, ठीक है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अल्टीमेटली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अप्लाई हुई भी हमें नजर आ रही है, ठीक है। आपने इसमें करंट कैरी कॉइल लिखा हुआ है, इसमें करंट मान लो इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। अब अगर आप नोट करोगे आपको चार अलग कंडक्टर्स नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से कंडक्टर्स, देखो, ये कंडक्टर नंबर 1 आपका, ये कंडक्टर नंबर 2, दिस इज कंडक्टर नंबर 3 एंड दिस इज कंडक्टर नंबर 4। यानी कि बेसिकली जो आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, दिस करंट कैरिंग कॉइल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये कॉइल क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स का, 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो वही बात है भाई, F इक्वल्स बिल साइन थीटा, जो अभी हमने पढ़ा था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करती है एंड दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स बिल साइन थीटा, ठीक है। अब इसके दो मेजर केसेस हैं, वो यही है कि अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है एट 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो उसके ऊपर फोर्स नहीं एक्ट करेगी। और अल्टीमेटली अगर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है एट राइट एंगल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अल्टीमेटली इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। जब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, सारी कहानी करते हैं, पता चलता है जो इस पे टॉर्क एक्ट कर रहा है, क्योंकि इस पे दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। जब दो फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं, एक फोर्स आपके पास एक तरफ एक्ट करती है, यानी अगर मैं इसको बना के दिखाऊंगा, एक फोर्स यहाँ पे कुछ ऐसे एक्ट कर रही होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसी तरह से एक फोर्स यहाँ पे कहीं एक्ट कर रही होती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और अल्टीमेटली क्या होता है कि ये घूमना शुरू हो जाता है। क्यों भाई, जाहिर सी बात है ना, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से एक अदद क्लॉक वाइज रोटेशन प्रोड्यूस होती है। हमें पता है अगर कभी भी फोर्स हमारे पास कोई रोटेशन प्रोड्यूस कर दे, तो वो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है दैट इज डिफाइंड एज टॉर्क। और ये टॉर्क ड्यू टू कपल है, कपल क्यों, क्योंकि दो फोर्सेज हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टर्निंग इफेक्ट। तो टॉ विल बी इक्वल टू बीना कॉस ऑफ एल्फा। बी से मुराद ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, आई से मुराद जो करंट फ्लो कर रहा है, एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न है। जैसे मैंने अभी यहाँ एक टर्न लिया है, मैंने एक और तार लपेटा तो 2 टर्न हो जाएंगे, 3 टर्न, 4 टर्न, ठीक है। ए से मुराद एरिया ऑफ द कॉइल है, इसकी कोई लेंथ होगी, कोई ब्रेथ होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ। अल्फा जो होता है, ये अल्फा बेसिकली इस कॉइल का एंगल है, इस कॉइल का एंगल है, इस कॉइल का एंगल है विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस कॉइल का एंगल है विद द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है मैग्नेटिक टॉर्क या टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक कपल। और इसके अंदर इस चीज का खास ख्याल रखना कि जो आपके पास ये जो आपके पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो गैल्वेनोमीटर की आपके पास बेसिक एप्लीकेशन है, गैल्वेनोमीटर के अंदर टोटल प्रिंसिपल आपका यही है। गैल्वेनोमीटर को भी फिर हम मॉडिफाई करके एम मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो याद रखना आपका जो गैल्वेनोमीटर है या एम मीटर वोल्ट मीटर है, उनका टोटल प्रिंसिपल यही है, टॉ इक्वल बीना कॉस अल्फा। क्या प्रिंसिपल है, व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसके ऊपर एक अदर टॉर्क एक्ट करता है एंड दैट टॉर्क इज गिवन बाय टॉ इक्वल बीना कॉस ऑफ अल्फा। ठीक हो गया, ये हमारे पास टॉर्क का कॉन्सेप्ट था। अब इसी के अंदर हमारे पास जो है ना एक और चीज आती है एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एंड सेवर्ट इक्वेशन या बायो एंड सेवर्ट लॉ। देखो जिस तरीके से हमारे पास कूलम्स का लॉ था, अगर आपको कूलम्स का लॉ याद है, F इक्वल्स के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्स के लॉ की क्या हैसियत है कि कूलम का लॉ आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। सेम वही हैसियत बायो एंड सेवर्ट लॉ की है कि कूलम लॉ क्या होता है, कूलम लॉ आपको बोलता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी मैग्नेटिक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वो निकाल सकते हो ना भाई। याद है ना, हमने भाई ये फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इससे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, E इक्वल्स के कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो बेसिकली कूलम्स का लॉ क्या था, कह रहा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी
पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है, वो अगर आपने फाइंड आउट करना है, यू कैन यूज द कूलम्स लॉ। ये एक जनरल लॉ था, हर जगह पे लग सकता था, इट वॉज एप्लीकेबल एवरीवेयर। बिल्कुल यही हैसियत आपके बायो एंड सेवर्ट लॉ की है। जो आपके बायो एंड सेवर्ट लॉ है वो बेसिकली क्या है आपका, बायो एंड सेवर्ट लॉ आपका हर जगह लग सकता है। हर जगह से क्या मुराद है, मतलब जहां आप चाहोगे वहां वो लग जाएगा, ठीक है। बायो एंड सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। एक चीज का ख्याल करना कि बायो एंड सेवर्ट लॉ जो हमारी किताब में लिखा हुआ है वो नहीं है एक्चुअल बायो एंड सेवर्ट लॉ, ठीक है। जो आपका बायो एंड सेवर्ट लॉ है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई इंटू डी एल क्रॉस आर। लेकिन बहरहाल मैं पहले समझ लो, फिर मैं बताता हूँ हमारी बुक में क्या लिखा है और एक्चुअल में क्या है। ये भी आपके पास एक अदद क्या है, जनरल लॉ है। कब काम आता है, आपने कभी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो ड्यू टू अ वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू अ वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, किसी बहुत छोटे से, किसी बहुत छोटे से, बहुत मुन्ने से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, करंट कैरिंग सेगमेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर आपने मालूम करनी हो तो आप इसके जरिए कर सकते हो। अब चूंकि ये थोड़ी सी मुश्किल होती है करने कहानी, इसलिए क्या करते हैं, आपकी किताब वाले इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, बी इक्वल्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। याद रखिएगा दिस इज नॉट द एक्चुअल बायो एंड सेवर्ट लॉ। रीजन देखो, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जो जर्नल लॉ है ना वो ये है जो आपने पढ़ा था ना, ये जो जहां से ड्राइव किया था, एफ इक्वल के क्यू बाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। जब हमने इसमें एक डेरिवेशन पढ़ी थी गॉस लॉ के बाद, याद होगा, हमने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट पढ़ी थी, ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला है तो वो बदौलत हो जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला इनफाइनाइट चार्ज शीट के लिए तो ठीक है, लेकिन फाइनाइट चार्ज शीट पे नहीं लगेगा। इसी तरह से मतलब बिटवीन टू चार्ज शीट नहीं लगेगा, एक ही केस में लगेगा। तो ये जो चीज है ना आपका बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 पाई आर, ये याद रखिएगा, ये आपकी बायो एंड सेवर्ट लॉ की शक्ल है। ये बायो एंड सेवर्ट लॉ की शक्ल है अगर आप इसको अप्लाई करते हो किसी इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और हमारे कोर्स में सिर्फ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर ही शामिल है, फाइनाइट भी शामिल नहीं। तो B इक्वल म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, दिस इज नॉट द जर्नल फॉर्म ऑफ बायो एंड सेवर्ट लॉ। ये जो मैंने ऊपर आपको पूरी कहानी बताई है ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का काम करता है, हर जगह लग सकता है ड्यू टू अ वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ये एक्चुअल बायो एंड सेवर्ट लॉ के लिए है सब चीजें। ये एक्चुअल वाला जो लॉ है ना वो बिल्कुल कूलम लॉ की तरह होता है। मतलब जो जो फायदे कूलम लॉ आपको इलेक्ट्रिसिटी में देता है, वो फायदे आपको ये बायो एंड सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड में दे रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या है, बायो एंड सेवर्ट लॉ ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय, ठीक है। यानी कि अब ये क्या बता रहा है, अब जरा इसको समझ लीजिए। अब कहानी क्या है देखो, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत लंबी कोई वायर है, ठीक है। और इसके सराउंडिंग में आपने कोई किसी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, तो ये होगा फॉर्मूला बी इक्वल्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये कहता क्या है, इस फॉर्मूले को देखते हुए ये कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के, या आपकी किताब वाले इसको लार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर्स भी कहेंगे, तो एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिपेंड करती है किस किस चीज के ऊपर। अब वो डिपेंड करती है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट का वैल्यू इसमें से बढ़ा दोगे तो अल्टीमेटली इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट ए पे निकाल रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर वो कहता है कि ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग सोर्स है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्या डिस्टेंस है। इसी तरह से ये कह रहा है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। देखो जो म्यू नॉट है ना, ये म्यू नॉट बेसिकली मीडियम को शो करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एप्सिलॉन नॉट था, वैसे यहाँ पे हमारे पास होती है, उसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। जैसे एक था ना परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी क्या होती है कि कोई भी आपका जो, परमिटिविटी क्या है कि कोई भी आपका मीडियम कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ कर रहा होगा। परमिएबिलिटी क्या है, कोई भी आपका मीडियम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ कर रहा होगा। आप दो तरह से शो करते हो, एक आपके पास होता है म्यू नॉट यानी कि 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 यूनिट, अभी ड्राइव कर लेते हैं।
एक होता है आपके पास म्यू इक्वल्स म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू आर। ये जो आपके पास म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट बेसिकली किसके लिए, दिस इज फॉर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। ये जो म्यू है ये आपके पास फॉर एनी मीडियम अदर देन एयर है, किसी भी मीडियम के लिए विच इज नॉट एयर और वैक्यूम, अदर देन एयर कोई भी मीडियम है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो एप्सिलॉन डी है डाइलेक्ट्रिक में होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमने ड्राइव भी की थी, पढ़ी थी हमने, और इसका रीजन हमने देखा था कि एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज लाजमी नहीं है। ये जो आपका म्यू आर है ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और ये जो आपका म्यू आर है ये लेस देन 1 भी हो सकता है। हाँ, जो एयर होता है, एयर के लिए जो आपका म्यू आर होता है ये 1 के बराबर होता है, जैसे वहां पे एप्सिलॉन आर 1 के बराबर था एयर के लिए, ठीक है। यानी कि ऐसे भी मटेरियल मीडियम है जिनकी मैग्नेटिक फील्ड एयर के मुकाबले में बेहतर है, ऐसे भी हैं जिनकी एयर के मुकाबले में हल्की है, ठीक है। तो ये म्यू क्या है, म्यू इज बेसिकली द म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम अदर देन एयर। एयर को हटा के किसी भी मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उसको म्यू से शो करेंगे। म्यू नॉट एयर की है 4 × 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट हो गया। म्यू आर क्या है, म्यू आर आपका कोई भी एक यूनिट लेस नंबर है। ये यूनिट लेस नंबर आपको सिंपल ये बताता है कि एयर के मुकाबले में ये वाला मीडियम कितनी ज्यादा या कितनी कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ कर रहा है, अपने अंदर से गुजरने दे रहा है। अब अगर मुझे यहाँ से इसकी यूनिट निकालनी है, देखो म्यू नॉट को अगर मैं अकेला करता हूँ तो b मल्टीप्लाई बाय 2πr डिवाइडेड बाय आई। आपने अभी पढ़ा था ना f इक्वल्स बिल साइन थीटा, यहां से जरा इसकी b की एक यूनिट निकालो जरा, क्या बनेगा, f बटे आई एल साइन थीटा बन जाएगा। f क्या है, न्यूटन, आई क्या है एम्पेयर, एल क्या है मीटर, तो न्यूटन पर एम्पेयर मीटर बन गया है। पुट कर लो यहाँ पे न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, ये बी की जगह आया, आर की जगह पे मीटर आएगा, करंट की जगह पे एम्पेयर आएगा, मीटर से मीटर मर गया, ठीक है। सही कर दिया ना हमने यहाँ पे, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर बी की यूनिट हो गई, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारे पास बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और अल्टीमेटली ये हमारे पास, हाँ ठीक है, एक बन जाएगी न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर बन गई। इसी तरह से अगर आप देखोगे, देखो ये एक यूनिट हो गई, या एक और कॉमन यूनिट जो अभी किताब में ना हमने पढ़ा था ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी की यूनिट। इसी तरह आर की जगह पे मीटर आ गया, अपॉन में हमारे पास करंट की जगह पे एम्पेयर आ गया, 1 मीटर से 1 मीटर मर गया, वेबर पर एम्पेयर मीटर। इसी तरह से आप टेस्ला वाली यूनिट से भी बना सकते हो, टेस्ला आया, मीटर आया, अपॉन में एम्पेयर आ गया, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। अब ये न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, वेबर पर एम्पेयर मीटर, या टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ये सब की सब एक ही यूनिट है। ठीक हो गया जनाब, तो ये हमारे पास था। तो कितनी चीजों में डिपेंड करता है, जो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, करंट जो फ्लो कर रहा है, और क्या डिस्टेंस है इसका फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बायो एंड सेवर्ट लॉ था। अब इसी तरह से हमारे पास एक आता है जनाबे वाला एम्पेयर्स लॉ। अच्छा, अब एम्पेयर लॉ क्या बोला है भैया, देखो समझो जरा। जैसे आपके पास गॉस लॉ था ना, वही वैसे समझाऊंगा मैं आपको। जैसे आपका गॉस लॉ था, गॉस लॉ का फायदा क्या था, देखो अगर आपके पास कभी भी मल्टीपल चार्जेस आ रहे हैं तो उसके अंदर मसला ये होगा कि कूलम्स लॉ के जरिए मैथमेटिक्स बढ़ जाएगी। गॉस लॉ आपका सो कॉल्ड एक शॉर्टकट था फॉर फाइंडिंग द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेहतर होता था आप उसको सिमेट्रिकल चार्जेस पे लगाओ, लग अनसिमेट्रिकल में भी सकता था। हमने गॉस लॉ पढ़ते हुए बात पढ़ी थी कि ज्योमेट्री मैटर नहीं करती, बिल्कुल ऐसे ही एम्पेयर लॉ है। एम्पेयर लॉ इज अ सो कॉल्ड शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सम ज्योमेट्रिकल शेप्स। आप उन पे भी बायो सेवर्ट लॉ लगा सकते हो जो जनरल फॉर्म है बायो सेवर्ट लॉ की, लेकिन बेहतर होता है ये आपका, ठीक है। और ये है क्या, ये चीज है सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स म्यू नॉट आई। ये बेसिकली इसमें हम ना काम क्या करते हैं, मैं एक पॉइंट से समझा देता हूँ। ये सपोज करो मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ। सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपने इसको एक अदद किसी एम्पीरियन लूप में बंद करना है। ये जो मैंने ब्लैक से बनाया ना, ये एम्पीरियन लूप है।
जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस हुआ करता था, गॉसियन सरफेस की ज्योमेट्री मैटर नहीं करती थी, एम्पीरियन लूप की भी ज्योमेट्री मैटर नहीं करती, बस एम्पीरियन लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो आपने इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट को आपने एम्पीरियन लूप में बंद कर दिया। अब आपने क्या करा, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया अपना उठा के, इसके जरिए आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो। ये फॉर्मूला कहता क्या है, ये कहता है सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बी है ना, इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे टेंजेंट होता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं भाई, इस पॉइंट पे निकालूंगा ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे निकालूंगा ये टेंजेंट, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट, इस पॉइंट पे यूं टेंजेंट। तो इसलिए कह रहा है टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट्स। डेल्टा एल से मुराद है लेंथ एलिमेंट्स। लेंथ एलिमेंट बोले तो लेंथ के छोटे छोटे टुकड़े, ये जो एम्पीरियल लूप है इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हो डेरिवेशन करते वक्त, ताकि ये काम हो सके। एंड लेंथ एलिमेंट्स ऑफ एन एम्पीरियन लूप equals mu naught times the amount of current, enclosed in the loop। तो ये डिपेंड करता है कितना जो लूप, अच्छा अगर मिसाल के तौर पे बाहर से कोई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से कोई और करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पेयर का, तो याद रखिएगा ये 4 एम्पेयर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में कोई हिस्सा नहीं लेगा। ए पॉइंट की वजह, ये लूप के बाहर है। जैसे गॉसियन लॉ के अंदर जो चार्ज गॉसियन सरफेस से बाहर होता था उसका कोई हिस्सा नहीं होता था फ्लक्स डिफाइन करने में, वैसे ही इसका भी कोई हिस्सा नहीं है। ये हमारा एम्पियर्स लॉ था, ये इसका काम था। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, फाई ई इक्वल्स ई डॉट डेल्टा ए, और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स दैट आर क्रॉसिंग अ सरफेस। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, दैट इज बी डॉट डेल्टा ए। बी से मुराद होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डेल्टा ए से मुराद होती है हमारे पास वेक्टर एरिया। ठीक हो गया जनाब वाला, ये होता है। अब इसी के अंदर हमारे पास जो हमारा, जैसे गॉसी लॉ की एप्लीकेशन थी इनफाइनाइट चार्ज शीट वाली, वैसे ही हमारे पास एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन है सोलेनॉइड में और टॉरॉइड में। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास एक कोई सिलिंड्रिकल कोर है और आपने इस सिलिंड्रिकल कोर के ऊपर वाइंडिंग करी हुई है, इस सिलिंड्रिकल कोर पे आपने क्या करा हुआ है, वाइंडिंग करी हुई है, ऐसे तार लपेटा हुआ है आपने ऐसे, ठीक है, ये तार लपेटा हुआ है, ये वाइंडिंग है, ठीक है, इंसुलेटेड वाइंडिंग है, इसको हम इंसुलेटेड इनेमल्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। इनेमल्ड वाइंडिंग से मुराद होती है बहुत थिन पॉलीमर वाइंडिंग होती है। और ये आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट करेगी तो अल्टीमेटली करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो करेगा तो अल्टीमेटली करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी कि आपका जो सोलेनॉइड है वो इस तरह से एक अदद बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। योर सोलेनॉइड विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। यानी कि जब आप इसको देखोगे आपको नजर आएगा एक पॉइंट से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर आ रही हैं, एक पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ जा रही होंगी, अंदर जा रही है। यानी कि सोलेनॉइड बिल्कुल वैसी ही पोलैरिटीज डेवलप कर लेगा जैसे कि एक बार मैग्नेट के पास होती है, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। नॉर्थ से फ्लक्स आउटवर्ड आ रहा है, साउथ से फ्लक्स इनवर्ड जा रहा है। दूसरी चीज ये कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, और इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और यूनिफॉर्म होगी जैसा बार मैग्नेट में होती है। इसका जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं दैट कम्स आउट टू बी बी इक्वल्स म्यू नॉट एन आई। ठीक है, म्यू नॉट आपके पास क्या है, परमीएबिलिटी ऑफ द कोर, कि आपका जो ये कोर है ना, ये कोर, ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है ना, ये कोर होता है बेसिकली, दिस इज कोर। ये कोर आपका किस मटेरियल का बना हुआ है, ये चीज होती है एन। ये जो एन है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। भाई लेंथ से मुराद क्या है, कितनी लेंथ है आपके सोलेनॉइड की, और नंबर ऑफ टर्न जो आपने ब्लू ब्लू से टर्न लिए हुए, आई से मुराद कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो कोर है ना, म्यू नॉट का मतलब क्या है कि अभी आपका जो कोर है जो मैंने फिगर बनाई थी वो एयर का कोर है। सर एयर का कोर कैसे हो सकता है, भाई कोई स्प्रिंग देख लो ना, स्प्रिंग ऐसे होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपने तार लपेटा हुआ होता है एक अगर किसके ऊपर, एयर के ऊपर लपेटा हुआ होता है, तो वो बेसिकली आपके पास एयर कोर वाला ही तो होता है, और क्या होता है, ठीक है।
इसी तरीके से हमारे पास सोलेनॉइड के बाद एक अदर चीज होती है जिसको हम कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? सर्कुलर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है कि भाई एक सिलेंडर है, उसके ऊपर आपने तार लपेटा हुआ है या सिलिंड्रिकल शक्ल में तार लपेटा हुआ है। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड इज बेसिकली द सर्कुलर सोलेनॉइड। मतलब इसी को अगर आप एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दें, यानी कि अगर मैं इसको बना करके दिखाऊंगा, ये मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने क्या करा हुआ है? तार लपेटा हुआ है इस तरह से, ये तार लपेटा हुआ है, ये तार लपेटा हुआ है। यहाँ से आई करंट इंटर हो रहा है, यहाँ से आई करंट बाहर आ रहा है। अब अल्टीमेटली होता क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास, जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये हमारे पास टोरॉइड की एक अदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो ये टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड इज आल्सो कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स लॉ एंड दैट इज गिवन बाय B इक्वल्स म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 πr। ये होती है हमारे पास। इसमें R से मुराद होता है सेंटर से लेकर के इस मैग्नेटिक फील्ड तक का रेडियस। ये सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस। N से मुराद जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, I से मुराद जो हमारे पास इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी कहानी जनाबे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड थी। जो इसमें आपने चीज सॉल्व करनी है वो आपके पास एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं जो लाजमी सॉल्व करने हैं, एक चीज। दूसरा, जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं इसके फौरन बाद ही शेयर कर दूंगा, वो भी आपने लाजमी सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर हो गया?